Hi. Cultivate patience. Just because something has not arrived yet does not mean it's not coming. Today is 8th of June 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. क्विज नंबर 41 हिस्ट्री यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं 1893 विवेकानंद जी ने वर्ल्ड पार्लियामेंट अटेंड किया था शिकागो में। अ नेशन इन द मेकिंग बुक टाइटल्ड है बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। कैबिनेट मिशन लास्ट अपॉर्चुनिटी था टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। हेनरी विवियन डिरोजियो यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंडर हैं। सेडिशियस राइटिंग इन हिज पेपर केसरी अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश बाल गंगाधर तिलक जी को 6 इयर्स का सेंटेंस हुआ था जुलाई 1908 में। ये सवाल हैं टेलीग्राम के। टेलीग्राम में एवरीडे वी आर डूइंग 5 क्वालिटी एमसीक्यूज। जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल एंड पार्टिसिपेट इन दिस क्विज। देन आज के सवाल हैं हार्ट बीट्स आर कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट that originates in what? Which body part? Electric current. Which of the following is the strongest part of our body? Strongest part of our body. The most abundant element found in the human body is what? What is not found in the animal cell? Animal cell. Hereditary symptoms are moved in the descendant of creatures by what? Hereditary features किससे pass on होते हैं? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है marshalling. Marshalling का मतलब होता है इकट्ठा करना, arrange और assemble, gather. Emissary का मतलब होता है दूत, diplomatic representative, burgeoning demand, तेजी से बढ़ता हुआ. ट्रेवेस्टी मतलब होता है गलत बयानी, अ फॉल्स एब्सर्ड और डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। फटीग का मतलब होता है थका देना, कॉज टू फील टायर्ड और एग्जॉस्टेड। सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। दिस इज सीसेट। सीसेट का ये पैराग्राफ है एंड ये एक सवाल है। ट्राई टू रीड दिस पैराग्राफ एंड आंसर दिस क्वेश्चन। Which one of the following statement best sums up the above passage? Then ये 2 सवाल हैं CSET के. Try to answer these 2 questions as well. Now today is the Hindu. This is June 8th Delhi edition. First जो news है, this is about food safety index. Food safety index तमिलनाडु ने इसमें टॉप किया है। गुजरात और महाराष्ट्र को भी टॉप स्लॉट्स मिला है। तो ये स्कोर है 82, 77.5। तो ये टॉप 10 स्टेट्स हैं। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, केरला, उत्तराखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड राजस्थान। दीज आर टॉप 10 स्टेट्स। फूड सेफ्टी, तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है तमिलनाडु का, इसने टॉप किया है, फॉलोड बाय गुजरात एंड महाराष्ट्र। स्मॉलर स्टेट्स में गोवा फर्स्ट है, फॉलोड बाय मणिपुर एंड सिक्किम। यूनियन टेरिटोरीज में जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड चंडीगढ़ सिक्योर्ड द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक। सो दीज आर द रैंकिंग्स। एसएफएसआई जो होता है ये मेजर करता है परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स, और ये पैरामीटर्स इशू करती है हेल्थ मिनिस्ट्री। एक्चुअली क्या होता है, फूड रिलेटेड काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, लाइक फूड एडल्टरेशन हुआ, लाइक दैट। तो इसके हिसाब से रेटिंग यहाँ पे दी जाती है बाय FSSAI। रिमेंबर दिस बॉडी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था, इसमें हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर फूड सेफ्टी एंड हेल्दी फूड प्रैक्टिसेस। इन दोनों का अगर टुगेदर क्लब करके हम स्टेप्स लेंगे, देन ओनली हम एक हेल्दी नेशन का जो ड्रीम है उसको रियलाइज कर पाएंगे। FSSAI की बात आए तो ईट राइट रिसर्च अवार्ड्स भी दिए और ग्रांट्स दिया फेज 2 ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज। देन स्कूल लेवल के कंपटीशन भी है एंड लोगो है आयुर्वेद आहार का। अक्सर हमको लगता है हेल्दी होना मतलब एक्सरसाइज करना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, जिमिंग करना है, लाइक दैट। वेयर एज हेल्दी होने का ये केवल एक पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है डाइट। आपका डाइट कैसा है, डाइट में क्या वो एक वेल बैलेंस्ड डाइट है, क्या उसमें प्रोटीन है, क्या उसमें प्रॉपर फाइबर, न्यूट्रिएंट्स एट्सेट्रा, हेल्दी फूड है, ग्रीन वेजिटेबल्स है एट्सेट्रा, सॉल्ट एंड शुगर क्या उसमें कम है
ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है हेल्दी फूड को, हेल्दी फूड। फूड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अभी हम देख रहे हैं फूड शॉर्टेज जो है, वर्ड इससे थोड़ा अलार्म्ड है, फूड शॉर्टेज। सेकंड जो चीज़ है फूड में आज की डेट में जो फोकस है वो है क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। क्वांटिटी जैसे मिड डे मील स्कीम हुआ, पोषण अभियान हुआ, क्वांटिटी एंड क्वालिटी जैसे कि फूड फोर्टिफिकेशन हुआ, बायो फोर्टिफिकेशन हुआ, लाइक दैट। तो जैसे फूड फोर्टिफाइड राइस भी फोर्टिफाइड मिड डे मील स्कीम में प्रोवाइड करने की बात थी। सो दिस इज फूड सेफ्टी। एट द सेम टाइम एडल्टरेशन कम करना है और हेल्दी डाइटरी हैबिट्स को आगे बढ़ाना है। गवर्नमेंट रीचेज आउट टू ऑल OIC मेंबर्स। MEA ने स्टैंड किया हेड्स ऑफ मिशंस मेमो ऑन डीलिंग विद डिप्लोमेटिक फॉल आउट। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब भी हैं कतर मिनिस्ट्री में, कतर विजिट में थे। वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा इंक्लूजन के बारे में। सी इंक्लूजन इज द फर्म फाउंडेशन अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्लियर कट वर्ड्स में लिखा हुआ है इंक्लूजन। इंक्लूजन इन द सेंस हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म बहुत कम कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है कि वो एक सेक्युलर कंट्री है। तो इंडिया इज वन सच कंट्री जिसने सेक्युलरिज्म अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। नाउ लुक एट द मैप। ये वर्ड का मैप है। एक्चुअली यहाँ जो इवेंट्स होती है, जैसे हमने साइबर वॉरफेयर पढ़ा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पढ़ा, पब्लिक सेंटिमेंट्स और पब्लिक ब्रेन वॉशिंग का भी एक टाइप ऑफ वॉरफेयर होता है। अब देखो, लुक एट द मैप। ये इंडिया है ना। इंडिया के यहाँ पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान अभी सिचुएशन चल रही है। इधर मॉनेटरी फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, सीवियर सिचुएशन है पाकिस्तान में। इधर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में भी अगेन तालिबान का ओवरटेक हुआ है। देयर आर नो ह्यूमन राइट्स, देयर आर नो प्रॉपर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर भी डिफिकल्टी फेस हो रही है। श्रीलंका की अलग डिफिकल्टी है, नेपाल में अलग डिफिकल्टी चल रही है, चाइना में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस है, कोविड-19 भी हो रहा है और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ये लॉगर हिट पे है। सिमिलर म्यांमार में देखो। इधर अरब वर्ल्ड्स में देखें तो यहाँ पर इनका सबसे बड़ा जो थ्रेट नज़र आ रहा है इनके लिए वो ये है कि फॉसिल फ्यूल अभी रेलेक्ट होने वाला है। फॉसिल फ्यूल के डेज आर नंबर्ड। सो दैट इज़ वाई अरब वर्ल्ड भी अपने आप को इकोनॉमिकली डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ वाई जो एक कंट्रीज़ हैं यहाँ पर जो ट्रेडिशनली इज़राइल के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं होते थे उसको भी मेंड करने की कोशिश की जा रही है। ईरान के साथ अपनी अलग डिफ़िकल्टी है। USA के साथ डिफ़िकल्टीज़ हैं, इंटरनल यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं, जैसे गन वायलेंस हुआ, चाइना के साथ कॉन्टिन्यूसली चैलेंज हो रहा है, प्लस यहाँ की इकोनॉमी भी सीवियर रिसेशन में आने वाली है। पिछले कुछ टाइम से आप देखो जिस तरीके से इंडिया का जो अभी बात किया गया कि जो 75th to 100th ईयर होगा, दिस इज अमृत काल। देर इज फुल चांस कि आने वाले टाइम पे जो एशिया है एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरेगा और उसमें इंडिया एक बिग पावर हो सकता है। इंडिया सो द पॉइंट इज इंडिया का अभी यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट नजर आ रहे हैं। सेकेंड थिंग, तो दिस इज अबाउट इंडिया एंड प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। सेकेंड थिंग, अगर हम फॉरेन पॉलिसी की रिसेंटली बातें देखें, जिस तरीके से जयशंकर साहब ने अभी यूरोप में स्टेटमेंट दिया कि यूरोप को ये लगता है कि उनकी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स और वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स उनकी प्रॉब्लम्स नहीं है। ये डायरेक्ट एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट आया है फ्रॉम अवर फॉरेन पॉलिसी। सिमिलरली जो ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन USA में होते हैं उसमें भी हमने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। जो वॉर हुआ यूक्रेन और रशिया का, इसमें भी फॉरेन पॉलिसी ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। देन यहाँ जो अरब कंट्रीज में भी जो चैलेंजेस हैं, लाइक ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन की बात होती है या फिर विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, इंडिया ने कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रेज किए हैं। अब इंडिया के साथ क्या डिफिकल्टी आता है, जो ब्रिटिशर्स ने भी यूज किया था वो था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो द पॉइंट इज वी एज अ इंडियन ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें फुल्ली कैपिटलाइज करना है अपने फुल पोटेंशियल को, देन वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। प्लस नो कंट्री इज परफेक्ट, नो फैमिली इज परफेक्ट। दिस इज अवर इंडिया, इंडिया इज अवर फैमिली, इंडिया इज अवर कंट्री। वॉट वी नीड टू डू एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन इज कि वी फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है हार्मनी मेंटेन करें। सी
ताली हमेशा दो हाथ से बजती है. सो दिस इज एवरीबडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वी मेंटेन अवर हार्मनी. वी डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दीज अदर फॉरेन पावर्स. वी फोकस ऑन अवर थिंग बिकॉज ये जो पीरियड है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है. एट द सेम टाइम such type of things we need to be very very careful. So वाइस प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पे बताया गवर्नमेंट रीचेज आउट टू दिस OIC मेंबर्स. अब OIC कंट्रीज आर अगेन इंपॉर्टेंट है. कल हमने इनके बारे में पढ़ा था क्योंकि OIC कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो मैनी कंट्रीज आर नॉट गोइंग टू लाइक दिस. सो दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ टू डील विद फॉरेन डिप्लोमेसी वेरी वेरी केयरफुली. यहाँ पे रेमिटांस हो रहा है इंडिया से. यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है जैसे जो इनके सोवरेन फंड्स हैं. क्लियर कट बात किया गया है कि UAE सऊदी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा. बट द पॉइंट इज ये जो रिलेशन केयरफुली कल्टिवेटेड फॉरेन पॉलिसी हमारी बनी है लास्ट 8 ईयर्स 10 ईयर्स में, ओवर द टाइम में इसको हमें मेंटेन करना है. प्लस इंडिया का स्ट्रेंथ है, जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा मल्टी कल्चरल एथोस है, एथिक्स है हमारे, दिस ऑल्सो वी नीड टू prepare, we need to safeguard. This is everybody's responsibility. So ये certain messages हैं, government reaches out to this. So the point is इसमें हर किसी की responsibility होगी कि we need to act mature और जो divisive content होता है उससे we need to be very very careful. All right, and such type of things should not be. We cannot allow these things. So this is there. अब this is new rules allow ex-officers to hold CDS post. अब सी न्यूज़पेपर जो होता है वो हम लेयर्स में पढ़ते हैं. तो दिस इज़ न्यूज़पेपर में अभी हमने मई में पढ़ा था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड टॉप लेवल मिलिट्री रिफॉर्म्स. तो CDS का जो पोस्ट है, CDS इज ऑल्सो 4-स्टार जनरल. दिस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनको एक सिनर्जी लाने के लिए CDS का पोस्ट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का पोस्ट बनाया. तो ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर थे, COSC के चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के. दिस इज लाइक परमानेंट चेयरमैन थे. अभी क्या होता है जो सीनियर मोस्ट होता है उनको बनाया जाता था COSC चीफ चेयरमैन, बट अब CDS को परमानेंट बनाया गया. प्लस एक नया 5th डिपार्टमेंट भी आया, मिलिट्री ऑफ डिफेंस, दिस DMA. देन इसके बाद बात हुआ लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन, रिपेयर्स. इन सब में एक सिनर्जी लाएंगे, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को कम करेंगे, ट्राई सर्विसेज का इंटीग्रेशन, जो ऑपरेशंस हैं जिसमें इंटीग्रेटेड ऑपरेशन रिक्वायर्ड है वह हम फोकस करेंगे. आउट ऑफ एरिया कंटिजेंसीज, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, स्पेशल ऑपरेशन, डिफेंस, साइबर डिफेंस, बिकॉज वॉरफेयर इज चेंजिंग. सो CDS की पोस्ट बनाई गई. बट अनटाइमली जो एक्सीडेंट हुआ फर्स्ट CDS जनरल रावत का, इसके कारण ये पोस्ट वैकेंट हो गई. तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये पोस्ट वैकेंट हुई है तो इसमें जो नेसेसरी रिफॉर्म्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो साइमल्टेनियसली कर ली जाए. तो अब एक नया रूल आया है, एक्स ऑफिसर्स भी होल्ड कर सकते हैं CDS का पोस्ट, बट एज लिमिट 62 है. तो दिस इज ऑल्सो देयर. तो जो रिटायर्ड चीफ्स हैं वो शायद यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे. बाकी जो पोस्ट है लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल का वो भी यहाँ पे अलाउड है. सो दिस इज CDS पोस्ट. ऑल राइट, नाउ दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. देन दिस इज सेकेंड पेज. नाउ लुक एट दिस इमेज. दिस इज अरावली फॉरेस्ट. और अरावली फॉरेस्ट में जितना भी दिस गंदगी, कचरा, वेस्टेज ऑफ सिटी है वो बाय स्ट्रीम्स इस फॉरेस्ट में यहाँ पे दिस रिलीज कर दिया जा रहा है. इससे क्या हो रहा है, जैसे ये क्या है, बंधावारी लैंडफिल है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है हाईली टॉक्सिक अनट्रीटेड दिस अरावली में. इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लैंडफिल है उससे टॉक्सिक केमिकल्स आ रहे हैं और ये हार्म कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ को, कंटामिनेट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को. नॉट एट ऑल गुड थिंग. यहाँ पर जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो भी कंप्लेन कर रहा है कि कंटामिनेशन इतना हो गया है वाटर का कि अब वो पानी भी नहीं मिल रहा है, उनको बॉटल्ड वाटर बुलाना पड़ रहा है. Aravali is very important. Aravali is dying. This is old, dilapidated. These were fold mountains, but old fold mountains, dilapidated condition में Aravali. Then this is Gujarat farmers upset over mango crop loss. Mango. तो एग्रीकल्चर में ये भी एक प्रॉब्लम है कि दिस जो क्लाइमेट की वेगरीज हैं तो इससे अनप्रडिक्टेबल हो गई है बहुत सारी चीज़ें.
चांसलर कॉननरम, ये बात है कि जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, क्या इन्हें यूनिवर्सिटी का चांसलर जो डी फैक्टो बनाया जाता है वो ट्रेंड करेक्ट है या नहीं है। पिछले कुछ टाइम से गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट है इसमें फ्रिक्शन देखने को मिला है। फ्रिक्शन है जैसे कि तमिलनाडु में देखने को मिलता है, दिस वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल एक बिल भी लेके आया है, केरला में है। सो अभी केरला में भी इस टाइप का हुआ था जब वहाँ के गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर कि चांसलर का क्या रोल होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में। देखो, जो भी यूथ होता है ना, एवरीबडी, चाहे वो हमेशा, चाहे वो कंपनीज हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, एवरीबडी दे ट्राई टू टारगेट द यूथ बिकॉज ये नेक्स्ट जनरेशन है यूथ। तो अक्सर जो यूनिवर्सिटीज़ होती है इनका पॉलिटिसाइजेशन की बात होती है। पॉलिटिसाइजेशन, स्टूडेंट यूनियन होना अच्छी बात है, स्टूडेंट यूनियन चुनाव वगैरह होना अच्छी बात है, बिकॉज जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है यहीं से ग्रूमिंग चालू हो जाती है। इफ़ समबडी इज़ लाइक पब्लिक लाइफ में रहना है उसे, या फिर दिस पॉलिटिकल सिस्टम में उसे अपना करियर बनाना है, तो दिस सर्व्स एज एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म। तो द आइडिया इज ये होलसम ग्रोथ के लिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स पॉलिटिकल जो उनके लाइक चुनाव हो रहे हैं, स्टूडेंट लेवल की जो बातें हो रही है, इन सब चीज़ों के लिए दिस इज़ गुड। प्रॉब्लम क्या आती है जब मेन स्ट्रीम पार्टीज भी इन स्टूडेंट्स को एज अ फॉर्डर मटेरियल यूज़ करने लग जाती है फॉर लाइक बिगर पॉलिटिकल रीजंस, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैक सीट पे आ जाती है। तो हमेशा ये बात आती है कि यहाँ पे गवर्नर का जो रोल कंटिन्यूड है एज अ चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, ये कंटिन्यू हो या फिर सम अदर मैकेनिज्म हो से चीफ मिनिस्टर। अब जैसे चीफ मिनिस्टर होगा तो ये तो डायरेक्टली एक पॉलिटिकल पार्टी का होगा, तो हम यूनिवर्सिटी सीधा सीधा पॉलिटिसाइज्ड कर देंगे, जबकि गवर्नर जो हैं, गवर्नर न्यूट्रल होते हैं, ऑन पेपर न्यूट्रल होते हैं। सो द पॉइंट इज क्या मैकेनिज्म हो। These developments underscore the conferment of statutory rules of the governor may be a source of friction between elected regimes, governors who are seen as agent of the center। ये नई बात नहीं है, 1980 में सरकारिया कमीशन भी आया था, उसने बोला डिस्क्रिशन है बट गवर्नर को कंटिन्यू रखा जा सकता है, बट अपॉइंटमेंट में क्रिटिसिज्म भी है यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट में। एक्नॉलेज करा डिस्टिंक्शन बिटवीन गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एंड स्टैट्यूटरी रोल परफॉर्म्ड एज अ चांसलर, प्लस चांसलर इज नॉट ऑब्लाइज टू सीक द गवर्नमेंट एडवाइस। तो ये था सरकारिया कमीशन कि गवर्नर के दो रोल हैं, एक रोल है कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा है स्टैट्यूटरी। गवर्नर जब एज अ चांसलर वर्क कर रहा है तो वो ऑब्लाइज नहीं है स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस पे। जस्टिस एम पुंची कमीशन आता है सेंटर स्टेट रिलेशन में, 2010 में रिपोर्ट आती है। इन्होंने कहा, इस रिपोर्ट में कहा कि गवर्नर ऑलरेडी बर्डनड है तो हमें एक्स्ट्रा कंट्रोवर्सीज और पब्लिक क्रिटिसिज्म वाले वर्क उन्हें नहीं देने चाहिए, जैसे कि चांसलरशिप। तो ये बात हुआ। अब टाइम आ रहा है कि हम क्या कंसिडर करें गवर्नर एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, या इसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढे, ऐसा ढूंढे कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी फ्रीली वर्क कर पाएँ और फॉर स्टूडेंट ये वर्क कर पाएँ, ये चीज़ हमको देखना चाहिए। सो दिस इज चांसलर कॉननरम। यहाँ बात है जीएसटी काउंसिल का। अब जीएसटी भी मल्टीपल टाइम्स हमने पढ़ा है, दिस इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, दिस इज़ लाइक कैस्केडिंग को अवॉइड करने के लिए है। गुड एंड सिंपल इसे बोला गया, वन कंट्री वन टैक्सेशन के नाम से इसको प्रेजेंट किया। अब जो बात यहाँ पे आती है वो ये होती है कि आर्टिकल 246A है और एक आर्टिकल 279A है। आर्टिकल 246A ये बोलता है पावर टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट है, वो साइमल्टेनियसली लेजिस्लेट कर सकते हैं जीएसटी में, यूनियन भी और स्टेट भी। इन अदर वर्ड्स, 2 tiers of Indian Union can simultaneously legislate on the matters of GST, except IGST जो legislative domain यूनियन का है, बट GST में simultaneous legislation है पर से। तो इसका मतलब है कि लेजिस्लेशन एक दूसरे को सुपरसीड नहीं करेंगे। प्लस हमने एक और चीज़ पढ़ा था पॉलिटी में, अगर सेंट्रल लॉ है, स्टेट लॉ है, तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है, कॉन्करेंट लिस्ट में हमने देखा था। तो एक तो बात ये हो गया। फिर 279 ये हुआ कि एक जीएसटी काउंसिल बनेगी। जीएसटी काउंसिल में सेंटर का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि 279A ओवरराइड नहीं करिए 246A को, और 246A सब्जेक्ट टू आर्टिकल 279A नहीं है, मतलब कि जीएसटी में यूनियन गवर्नमेंट का अपर हैंड हो रहा है। अब एक नया अभी रूलिंग आया कोर्ट का और उसने कहा रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल आर नॉट बाइंडिंग ऑन ईदर ऑफ द यूनियन और द स्टेट। तो जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग नहीं है, ये दूसरा मैटर है।
अब बाइंडिंग नहीं है तो क्या कुछ राज्य जीएसटी काउंसिल के डिसीजन को डिफाई भी कर सकते हैं? से एक राज्य ने मना कर दिया कि वो हम नहीं मानेंगे, तो इससे जो ओरिजिनल आइडिया है वन नेशन वन टैक्सेशन, क्या वो डिफीट नहीं हो रहा है? दिस इज द मैटर। ये जो पूरा मैटर है ये वैसे तो 2017 से ही चल रहा है, लास्ट 2020 में ये और डिफिकल्ट हो गया बिकॉज ऑफ फोर्स मेजर। गवर्नमेंट को जो सेस के थ्रू कंपनसेशन देना था जीएसटी का, उसमें डिले हुआ और स्टेट्स ने कहा कि ये कोऑपरेटिव, फिस्कल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट जा रहा है। तो सेंटर और स्टेट में डिफिकल्टीज आ रही है, तो ये पूरा जीएसटी की रूलिंग जो है ये फिर से अभी डिबेट में है। तो दिस इज दैट, लेट अस सी इसमें भी अभी और थोड़ा व्यू पॉइंट्स डेवलप होने देते हैं। द शेडोज ओवर ग्लोबल ग्रोथ रिकवरी आर लॉन्ग। सी, हमने सोचा था वी शेप रिकवरी होगी बट ऐसा लग नहीं रहा है। इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा है, यूएसए में तो बहुत इन्फ्लेशन हो रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी वहाँ की बैंक रेट हाइक कर रहा है। इवन आज आरबीआई का भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा वो 50 बेसिस पॉइंट से हाइक हुआ है, दिस रेपो रिवर्स रेपो। इम्पैक्ट ऑन हाउस होल्ड्स है, कैपिटल का आउटफ्लो हो रहा है। इम्पैक्ट ऑन हाउस होल्ड्स क्या है? महंगाई बढ़ रही है तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। कैपिटल का आउटफ्लो है, मनी अब डिफिकल्ट होता जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है। बट इसमें एक रिलीफ ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के लोकल, वो भी अब अपना पैसा स्टॉक्स वगैरह में लगा रहे हैं, तो इससे इतना डिफिकल्टी नहीं आया, क्रैश नहीं हुआ है सच अभी तक। कैपिटल का आउटफ्लो है। पॉलिसी ऑप्शंस अभी ज़रूरी है, जैसे आरबीआई ने अब क्या किया, टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी। एट द सेम टाइम सेफ्टी नेट्स आर रिक्वायर्ड। सेक्शन जो सोसाइटी है 39B 39C अभी भी पॉलिसी हमारी रहती है। वेलफेयर, सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट क्या होता है? कुछ वर्स होगा तो गवर्नमेंट आपके रेस्क्यू में आएगी। तो सेफ्टी नेट की बहुत सारी पॉलिसीज़ हो सकती है, जैसे कि अभी जो गरीब कल्याण अन्न योजना है या फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी चीज़ देख सकते हैं, सेफ्टी नेट्स। तो इकोनॉमी अभी भी आउट ऑफ वुड्स नहीं है, डिफिकल्टी है, लेट अस सी। क्राइम एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ये अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, जैसे सॉन्ग्स वगैरह होते हैं। बहुत सारे फेमस सॉन्ग्स हैं जो मतलब इंस्पायर्ड हैं और वो ड्यू क्रेडिट नहीं दिया गया। क्राइम एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। डिकोडिंग चाइनाज ऑक्यूपेशन, अब चाइना इज ऑल्सो वन थ्रेट। चाइना जिस तरीके से ब्रिज बनाया पैंगोंग सो में, इसको बोला गया पीसफुल बट दिस इज लॉफुल नहीं है, दिस इज नॉट लॉफुल। चाइना यूनिलेटरली जो हमारा बॉर्डर है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ये जो एंटायर सी पैक है दिस इज कम्प्लीटली इलीगल, इंडियन टेरिटोरी में बनाया गया है। डिकोडिंग चाइनाज ऑक्यूपेशन। देन दिस इज अगेन वन कॉज ऑफ कंसर्न, माउंटिंग ई डेब्री। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक परचेजेस कर रहे हैं, तो आपने सोचा है जो आपका पुराना मोबाइल है, पुराना लैपटॉप है, पुराना गैजेट है, उसका क्या होता है? ऐसे वो डंप हो रहा है कहीं पर, और ये पहाड़ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये बिग कॉज ऑफ वरी है। डिस्पोजल एक बहुत बड़ा थ्रेट बन रहा है, प्लस मोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं, तो वो एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी कर रहे हैं, तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। जनरेशन वर्सेस कलेक्शन, इन दोनों में सिंक होना ज़रूरी है। कलेक्शन देखो कितना कम है और जनरेट कितनी तेज़ी से हो रहा है, तो इसमें हमको सिंक लाना पड़ेगा। फ्लॉड डेटा है, डेटा एट टाइम्स करेक्ट नहीं होता है। देन इन टॉप 3 में देखें तो चाइना ऑब्वियसली ई वेस्ट जनरेशन में नंबर 1 है, यूएसए इंडिया भी पीछे नहीं है, दिस इज थर्ड। बट लुक एट द यूएसए, यूएसए का भी, यूएसए की पॉपुलेशन कम है और रिलेटिवली दे आर प्रोड्यूसिंग बहुत बड़े अमाउंट में दिस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब डेंजर्स क्या है, जैसे देखो इससे एक एमसीक्यू बन सकता है, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। लेड कहाँ पे होता है? पीसीबी, लाइट बल्ब, टेलीविजन पे, तो इससे कार्डियोवास्कुलर, रिप्रोडक्टिव इशू, न्यूरो डिफिकल्टीज आती है। कैडमियम होता है प्रिंटर, इंक, टोनर, स्विच, स्प्रिंग सर्किट बोर्ड, मोबाइल फ़ोन में, इसमें रीनल बोन डिफिकल्टी। मरकरी भी होता है यहाँ पे, इससे भी प्रॉब्लम। निकल से कैथोड रे ट्यूब, बैटरी में एलर्जी, लिवर इशू। लिथियम लंग, बैरियम दिस इज न्यूरोजेनरेटिव, बेरिलियम से तो कैंसर, लंग डिसीजेज है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है और हम इसको जस्ट लाइक दैट डिस्कार्ड कर रहे हैं। इसका रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज RRR, ये मूवी नहीं है, दिस इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ओके, देन चाइना टू द रेस्क्यू, चाइनीज बैंक। अगेन देखो पाकिस्तान में बहुत डिफिकल्टी हो रही है अभी इकोनॉमिक, तो दैट इज़ वाई जो पॉलिटिकल जो है यहाँ पे, दे वांट अ डाइवर्जन, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। ग्रेन एक्सपोर्ट मजल्ड at tech troubles, and this is about home loans may surge, ethnic clashes in Sudan.
ऑफ व्हाट गुड इज अ गुड बैड बैंक? अब बैड बैंक क्या हुआ था कि एक बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन रहे हैं, तो बैड बैंक एक ऐसा बैंक बना जो सारे एनपीएस डिफिकल्ट जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उससे डील करेगा, तो उसको बोल दिया गया बैड बैंक। बैड बैंक ऐसा शब्द में नहीं जाना है कि दिस इज अ बैड बैंक। बैड बैंक इज टू डील विद द बैड लोन्स, बैड बैंक इज टू डील विद द बैड लोन्स। तो दिस इज द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, देन रिजोल्यूशन कंपनी है, ट्राई टू रिजोल्व। तो बैड बैंक एक फाइनेंशियल एंटिटी है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट सारे खरीद लेगा, अलग अलग कमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इन सब से, तो उनकी शीट्स बैलेंस शीट क्लियर हो जाएगी। अब सारा जो बैड चीज़ें है वो सब एक जगह आ गई बैड बैंक में। अब बैड बैंक उससे डील करेगा, उसको रिकवर करेगा, ये आइडिया था। तो सेटिंग ये था कि बैड बैंक हेल्प्स ईज द बर्डन ऑफ बैंक्स बाय टेकिंग बैड लोन्स फ्रॉम देयर बैलेंस शीट, और उनको फिर कस्टमर्स को ये बाद में डील करेगा, तो ये बैड बैंक है। अब रघुराम राजन साहब एक्स फॉर्मर आरबीआई गवर्नर ने कहा था ये तो वही बात हो गई कि यहाँ का जेब से हटा के इस जेब में रख दिया, जेब तो दोनों गवर्नमेंट की ही है। तो द पॉइंट इज क्या बैड बैंक एक सॉल्यूशन होगा या नहीं? फिशर्स एंड द वेस्ट एंटी रशिया अलायंस, दैट इज वाई रशिया जो है ना, यूरोप बहुत अच्छे से समझता है सेम कॉन्टिनेंट में रहना है, पहले भी 2 वॉर लड़ चुके हैं, तो दैट इज वाई ये हमेशा कोशिश कर रहा है यूरोप डे 1 से डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन हो रशियन यूक्रेन वॉर का। बिकॉज वॉर एक ऐसी चीज होती है इसमें कोई विनर नहीं होता, एवरीबडी इज अ लूजर। रशिया जीत भी जाएगा बट एट व्हाट कॉस्ट, कितनी लाइफ्स लॉस हुआ, कितना टेक हुआ। सिमिलर इज विद द केस विद यूक्रेन। सो जो वॉर होता है फर्स्ट हमेशा ऑप्शन यही होता है डिप्लोमेटिक वाइज पर्संस की तरह इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। प्लस यूरोप के अपने स्टेक्स हैं, वो डिकपल कर नहीं सकता है रशियन ऑयल एंड दिस एनर्जी सोर्सेस को, तो यूरोप एक सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। और प्लस एक और चीज़ याद रखना है, जिस जगह वॉर होती है, जिस जगह लड़ाइयाँ होती है, जिस जगह सिविल वॉर्स टाइप सिचुएशन होती है, इन फाइटिंग होती है, वो कंट्री वो एरिया कभी प्रोग्रेस नहीं करता, डेवलप नहीं करता। सो दैट इज़ वाई सिविल वॉर इज़ बैड। चाणक्य ने भी कहा है कि अगर कोई कंट्री फॉल होता है तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण फॉल हुआ, वो यूजुअली इंटरनल फिशर्स के कारण ही फॉल होता है, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। Then this is this. What's the difference between little and small? स्मॉल जनरली साइज होता है, लिटिल मतलब क्वांटिटी साइज दोनों हो सकता है, जैसे थोड़ा सा पानी है, लिटिल वाटर, अ लिटिल माउस। स्मॉल वाटर हम नहीं बोलेंगे, क्वांटिटी बता रहे हैं यहाँ पे। लिटिल जो होता है इसमें इमोशनल कॉनोटेशंस भी होते हैं, लाइक आई लिव इन अ स्मॉल कॉटेज, आई लिव इन अ लिटिल कॉटेज भी हो सकता है, प्रिटी लिटिल कॉटेज, लाइक दैट। प्रिटी लिटिल मतलब चार्मिंग, प्रिटी स्मॉल मतलब क्वाइट स्मॉल, लाइक दैट। तो लिटिल मतलब क्वांटिटी भी होता है, क्वांटिटी, एंड स्मॉल जो होता है, स्मॉल केवल साइज के लिए होता है, ओके, जनरली। देन दिस इज लाइक लिटिल एंड स्मॉल। अब जैसे ही यूजुअली रिटर्न्स अराउंड 7 o'clock, श्योर ही विल बी डेफिनेटली एट होम। टू बी एट होम का मतलब है आप अपने घर आ चुके हो। ही इज नॉट येट होम मतलब अभी आप रिटर्न नहीं हुए हो फ्रॉम वर्क एंड ऑफिस। अब एक बात होती है स्टिक टू वंस गन्स, स्टिक टू वंस गन्स। When you hold on to your opinion or belief despite what others say or do, people would say that you stick to your guns. आपने मन बना लिया है आपको यूपीएससी में उतरना है मैदान में, आपने मन बना लिया है आपको पढ़ना है, स्टिक टू योर गन्स, स्टिक टू वंस गन्स, ओके। फिर बाकी लोग क्या बोल रहे हैं इससे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, यू शुड बी कमिटेड टू योर गोल। He was severely criticized for his statements, but he stuck to his guns. Okay. बाकी इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। यहाँ पे जैसे ये वर्ड है, दिस इज रिवर, इसको गंगा ऑफ ब्रिटेन भी बोलते हैं, यूके। सो दिस इज प्रोनाउंस्ड एज टेम्स, टेम्स, TEMZ, टेम्स। जैसे जेम्स होता है वैसे टेम्स, ओके। और दिस इज प्रिटी, 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 ओके। सो ये है क्विज, काफ़ी अच्छा है। आज का नेशनल ओशन डे पे है, वर्ल्ड ओशन डे पे। ट्राई टू आंसर, इसको भी मैंने अभी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। अब से मैं CSAT के भी सेपरेटली शेयर कर दिया करूँगा ताकि उसको रीड करके आपको ईजी होगा आंसर देने का। इंडिया NSG ज्वाइन करना चाहता है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। IS डेपुटेशन रूल अभी फ्रीज कर दिया। एक्चुअली सेंटर में जो कार्डर बेस्ड सर्विसेज है उसका रिक्वायरमेंट है अभी, तो इसीलिए IS का और IFOS का और IPS का सेंटर ने एक रूल बनाया ऑल इंडिया सर्विसेज का कि वो स्टेट से इन ऑफिसर्स को पिक कर सकते हैं सेंट्रल डेप्यूटेशन में। बट
सेंट्रल डेप्यूटेशन में, बट इसके लिए स्टेट का परमिशन नहीं चाहिए होगा, तो इससे स्टेट्स अगेन दिस नाराज हो गए, तो अभी ये फ्रीज पे है। देन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की टू इंडिया पाकिस्तान टाइज। देन दिस इज एयर स्पोर्ट्स इन द कंट्री, ओवरसाइट बॉडी होना ज़रूरी है। कई बार यहाँ पे लैप्स होता है, रेगुलेशंस नहीं होते और एक्सीडेंट्स भी होते हैं। जॉइंट काउंट है एलिफेंट एंड बिग कैट्स का। अब कैट्स होती है, जैसे कल फिशिंग कैट देखा था, वो बिग कैट नहीं है। बिग कैट्स कौन सी होती है बताइए? बिग कैट्स। तो जॉइंट काउंट होगा एलिफेंट एंड बिग कैट्स का। यूनियन गवर्नमेंट ने कहा पहली बार ऐसा जॉइंट काउंट होगा, टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट सब मिला के एक साथ होगा। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा। 2018-19 के हिसाब से 2,967 टाइगर है इंडिया में, 2,967, एंड 2017 के काउंट में इतने एलिफेंट्स आए गए, तो करीब 30,000 एलिफेंट्स हैं, 3,000 टाइगर्स हैं इंडिया में। ओके, अब मेथड ये होता है कि इनको हम कैसे काउंट करें। तो डीएनए एनालिसिस हो सकता है, डंग ड्रॉपिंग्स हो सकता है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हो सकता है एलिफेंट का। टाइगर्स जो होते हैं वो प्राइमरली कैमरा ट्रैप से होता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल होता है ना, उसकी स्ट्राइप, ये जो पट्टियां होती है टाइगर पे, ये डिफरेंट होती है स्ट्राइप्स। अब बात आती है टाइगर स्कैट और उसका डीएनए एनालिसिस जो है यूजुअली कैमरा ट्रैप्स के साथ करते हैं। तो द प्रॉब्लम इज कि ये कई बार ये पूरी प्रोसेस इम्प्रैक्टिकल लगती है डिप्लॉय करना, डिफिकल्ट टेरेन में। तो यहाँ पर कौन सा नया तरीका अपनाया जा सके ये देखें। एलिफेंट कैमरा ट्रैप में इतना इफेक्टिव नहीं है आइडेंटिफाई करना, ज़्यादा इकोनॉमिक फीजिबल होगा कि हम उसकी डंग से उसको आइडेंटिफाई कर लें। हेड काउंट मेथड भी जो एलिफेंट की होती है वो डबल काउंटिंग हो जाती है, करेक्ट नंबर नहीं आते। तो आइडिया ऐसा हो कि जिसमें रिसोर्स, टाइम, एनर्जी भी सेव हो और एक एस्टिमेट भी एक्यूरेट आ पाए स्टैटिस्टिकल साइंटिफिक मेथड के थ्रू। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी आज की डेट में करीब 3,000 टाइगर हैं, 30,000 एलिफेंट है। ओके, सो दिस इज जॉइंट काउंट ऑफ एलिफेंट एंड टाइगर। टाइगर रिजर्व्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 लेटेस्ट टाइगर रिजर्व्स के नाम बताइए, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व में डिक्लेयर किए गए। रशिया क्लेम्स पार्शियल कंट्रोल, रशिया प्रोग्रेस करेगा। देन दिस इज चाइना कंबोडिया टू बिगिन पोर्ट प्रोजेक्ट, जैसे फिनोम फे है, ये कहाँ पर है? कंबोडिया में। कंबोडिया एंड चाइना के रिलेशंस भी काफ़ी क्लोज है, तो यहाँ पर पोर्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। श्रीलंका को $6 बिलियन चाहिए, प्रेशर फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। देन दिस इज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट, दिस इज फोरकास्ट। तो कोविड-19 के कारण मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन हुआ, यूक्रेन फाइट भी है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो डिफिकल्टी तो है। एफपीआई का आउटफ्लो हुआ है बट रिटेल इन्वेस्टर्स सेविंग ग्रेस है। टैक्स पोर्टल इन्फोसिस ने जो बनाया उसमें डे 1 से प्रॉब्लम चल रही है। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक नियर्स प्री पैंडेमिक लेवल विच इज़ अ गुड थिंग। एप्पल को बोला गया है लाइटनिंग नहीं, अब यूएसबी टाइप सी को यूज़ करो पोर्ट्स के थ्रू, पोर्ट्स में। सो दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर। कुछ ही दिनों में आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करते हैं हम। टेक अ ब्रेक, थोड़ा रेस्ट करो, 5 जून को ये एग्जाम लिखा है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।